हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज के इस लेक्चर में आप सभी को यहाँ पर जो है बायोलॉजी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कराऊंगा। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस एंड आंसर दोनों बताऊंगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको यहाँ पर एक एक प्रश्न को अच्छे से देखना है, कहीं पर भी आपको कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। बाकी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि क्लासेस का नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंचता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या है कि दोहरा निषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर यही क्वेश्चन आपका अलग तरीके से आ सकता है कि द्विनिषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर हो सकता है पूछ लिया जाए कि दोहरा निषेचन किसे कहते हैं या फिर द्विनिषेचन क्या है। तो इस तरह से क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ सकता है। आपको क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देना है, अपने टॉपिक देखना है कि कौन सा टॉपिक आप पढ़ रहे हैं। दोहरा निषेचन, तो आपको इसके बारे में ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं बात करूं कि जो क्रिया होती है किसमें होती है, पुष्पी पौधों में होती है। और पुष्पी पौधों में आपकी होती है एक पराग नलिका। यहां पर जो है पुष्पी पौधों में जो है क्या होती है, पराग नलिका। और इस पराग नलिका में जो प्रजनन कोशिका होती है, उस प्रजनन कोशिका से हमेशा दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। कितने, यहां पर जो है दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। आप डिटेल से जो जो पॉइंट मैं बता रहा हूं उन पर फोकस करिएगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जो पराग नलिका होती है, इस पराग नलिका में जो है प्रजनन कोशिका से हमेशा दो नर युग्मकों का निर्माण होता है, जिसमें से दो नर युग्मकों में से एक नर युग्मक जो होता है आपका, ये मादा युग्मक से यहां पर जो है क्रिया करता है। यहां पर एक नर युग्मक जो है वो आपका मादा युग्मक से क्रिया करता है और क्रिया करके आपका बनाता है द्विगुणित जाइगोट, जिससे आप यहां पर 2n जाइगोट भी बोल सकते हैं। तो यहां पर मैंने क्या बताया कि जो दो नर युग्मक थे उसमें से एक नर युग्मक जो है वो मादा युग्मक से क्रिया करके द्विगुणित यानी कि 2n जाइगोट बना देता है। इसके अलावा जो दूसरा नर युग्मक होता है ये द्वितीयक केंद्रक, याद रखिएगा, ये आपका द्वितीयक केंद्रक से क्रिया करके क्या बनाता है, ये बनाता है आपका 3n केंद्रक का निर्माण कर देता है। तो यहां पर जो है जब 3n केंद्रक बनता है, जिसके बाद यहां पर जो है 3n केंद्रक बनने के बाद जो है यहां पर भ्रूण पोष का निर्माण होता है। अब यहां पर एक टॉपिक और आया है आपका भ्रूण पोष। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भ्रूण पोष क्या होता है इसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। तो भ्रूण पोष का निर्माण कैसे हुआ ये आप लोग समझ गए कि यहाँ पर जो दो नर युग्मक थे, इसमें से एक नर युग्मक जो था ये मादा युग्मक से क्रिया करके 2n जाइगोट बनाता है, और जो दूसरा नर युग्मक होता है ये द्वितीयक केंद्रक से क्रिया करके त्रिगुणित केंद्रक बनाता है, जिसके बाद यहाँ पर भ्रूण पोष का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। लेकिन विशेष बात यहाँ पर यह है कि इस प्रकार यहाँ पर जो निषेचन की क्रिया होगी इसमें हमेशा आपके ये दो नर युग्मक भाग लेते हैं। यहाँ पर जो है इसमें ये दोनों नर युग्मक क्या करते हैं, भाग लेते हैं या फिर बोलते हैं क्रिया करते हैं। तो यहाँ पर दो नर युग्मक भाग लेते हैं, इसलिए इस क्रिया को दोहरा निषेचन या फिर द्विनिषेचन बोला जाता है। तो ये क्रिया आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमेशा जो है दो नर युग्मक जो है भाग लेते हैं, यानी कि दो नर युग्मक क्रिया करते हैं, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, दोहरा निषेचन बोला जाता है। और इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसकी खोज जो है वो नावाश्विन द्वारा की गई थी। द्विनिषेचन की खोज किसके द्वारा की गई थी, वैज्ञानिक नावाश्विन द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। तो वही ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा गया है जो मैंने बताया उसी तरीके से लिखा गया ताकि आपको दोबारा पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया कि जो पुष्पी पौधे होते हैं इसमें पराग नलिका में प्रजनन कोशिका से हमेशा जो है दो नर युग्मकों का निर्माण होता है, जिसमें से एक नर युग्मक जो होता है ये मादा युग्मक से क्रिया करके क्या बनाता है, द्विगुणित यानी कि 2n जाइगोट बनाता है। और जो दूसरा नर युग्मक होता है वो द्वितीयक केंद्रक से क्रिया करके त्रिगुणित यानी कि 3n केंद्रक जो है यहाँ पर बनाता है, जिसके बाद यानी कि जिसके फलस्वरूप यहाँ पर जो है भ्रूण पोष का निर्माण हो जाता है। तो आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि भ्रूण कोश का निर्माण कैसे होता है तो ये भी आप बता सकते हैं इसके द्वारा। यहाँ पर आपको इस टॉपिक से एक नए टॉपिक का भी यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। तो भ्रूण कोश का निर्माण होता है इस प्रकार। यहाँ पर जो निषेचन की क्रिया होती है इसमें दोनों नर युग्मक, यही विशेष पॉइंट है कि यहाँ पर जो आपके दोनों नर युग्मक भाग लेते हैं, इसलिए इसे यहाँ पर द्विनिषेचन या फिर दोहरा निषेचन बोला जाता है। और द्विनिषेचन की जो खोज की गई थी वो यहाँ पर नावाश्विन के द्वारा जो है
की गई थी। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर इसके बारे में जो है याद रखिएगा अच्छे से। यहाँ पर मैं आपको एक एक क्वेश्चन को डिटेल में जो है वो समझाते हुए चलूंगा ताकि कहीं पर किसी को कोई दिक्कत ना आए बाद में। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि भ्रूण कोश तथा भ्रूण पोष में अंतर कीजिए, यानी कि भ्रूण कोश क्या है और भ्रूण पोष क्या है, इन दोनों में अंतर। अगर मैं यहाँ पर भ्रूण कोश की बात करूं तो ये जो है आपके मादा जनन की इकाई को जो है आश्रय देने वाली एक संरचना होती है। ये जो है आपकी यहाँ पर मादा जनन की इकाई को आश्रय देने वाली एक संरचना होती है, क्या, भ्रूण कोश। और अगर मैं भ्रूण पोष की बात करूं तो ये आपका जो है एक पोषण ऊतक होता है। यहाँ पर ये जो होता है आपका ये एक पोषण ऊतक होता है जो कि भ्रूण को बनते समय पोषण देता है। तो ये दोनों में डिफरेंस आप बता सकते हैं कि भ्रूण कोश जो है आपका ये मादा जनन की इकाई को आश्रय देने वाली एक संरचना होती है और जो भ्रूण पोष होता है ये आपका पोषण ऊतक होता है जो कि यहाँ पर भ्रूण बनते समय उसे पोषण देता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो आपका भ्रूण कोश होता है ये हमेशा आवृत बीजी पौधों के जो बीजांड होते हैं उनमें पाया जाता है। ये यहाँ पर जो भ्रूण कोश जो है ये आवृत बीजी पौधों के बीजांड में होता है। लेकिन जो आपका ये भ्रूण कोश है ये यहाँ पर बनता तो सभी प्रकार के पौधों में है, किंतु जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, कौन से, जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनमें ये भ्रूण के द्वारा हमेशा अवशोषित हो जाता है। द्विबीजपत्री पौधों में ये भ्रूण के द्वारा क्या होता है, अवशोषित हो जाता है। तो इसका मतलब ये केवल आपका एक बीजपत्री पौधों में जो है पाया जाता है, बाकी द्विबीजपत्री पौधों में ये जो है भ्रूण के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा जो आपका भ्रूण कोश होता है इसमें कभी भी भोजन संचित नहीं होता है। इसमें जो है आपका भोजन संचित नहीं होता है। किसमें, यहाँ पर आपके भ्रूण कोश में इसमें जो है भोजन संचित नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूं तो इसमें आपका भोजन संचित होता है, यानी कि एकत्रित होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर डिफरेंस यानी कि अंतर बता सकते हैं। तो वही ध्यान दीजिए इसमें अंतर बताया गया है। मैं जैसे आपको पॉइंट वाइज समझा रहा हूं सेम उसी तरीके से लिखा भी गया ताकि आपको बाद में पढ़ते समय कोई दिक्कत ना आए। अब देखिए सबसे पहले क्या बताया गया कि भ्रूण कोश जो है आपकी ये मादा जनन की इकाई को आश्रय देने वाली एक संरचना है। और अगर हम लोग भ्रूण पोष की बात करें तो ये एक पोषण ऊतक होता है जो कि भ्रूण बनते समय उससे क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। लेकिन अगर हम लोग भ्रूण कोश की बात करें तो ये सभी आवृत बीजी पौधों के बीजांड में उपस्थित होता है। लेकिन अगर हम लोग भ्रूण पोष की बात करें तो ये बनता तो अवश्य है, किंतु जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं इनमें ये भ्रूण के द्वारा हमेशा अवशोषित कर लिया जाता है, जबकि एक बीजपत्री पौधे के बीजों में ये प्रायः उपस्थित होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा इसमें जो है आपका भोजन संचित नहीं होता है, किसमें, भ्रूण कोश में। लेकिन जो भ्रूण पोष होता है इसमें यहाँ पर भोजन जो होता है वो संचित होता है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर इसके बारे में याद रखना है अच्छे से। सभी पॉइंट आप लोग यहाँ पर एक एक करके अच्छे से तैयार करेंगे। इसके बाद आ जाइए अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि अनिषेक फलन पर टिप्पणी लिखिए, या फिर बोला जा सकता है कि अनिषेक जनित फल क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो याद रखिएगा यहाँ पर कि अंडाशय से जो है बिना निषेचन के, यहाँ पर जो है अंडाशय से बिना निषेचन के जो फल निर्माण की क्रिया होती है उसे बोला जाता है अनिषेक फलन। याद रखिएगा विशेष पॉइंट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की जो क्रिया होती है उसे बोलते हैं अनिषेक फलन। और ऐसे जो फल होते हैं उन्हें यहाँ पर अनिषेक फलनी फल कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। ये हमेशा जो है बीज रहित होते हैं जो आपके अनिषेक फल होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं अनिषेक रहित फल, यानी कि जो अनिषेकी फल होते हैं आपके वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपका अंगूर, ये आपका यहाँ पर जो है अनिषेक फलनी फल होता है। अंगूर हो गया आपका, केला हो गया, इसी तरह से अनानास हो गया, ये सभी जो आपके अनिषेक फल होते हैं ये हमेशा बीज रहित होते हैं। ये याद रखिएगा, ये जो है बीज रहित होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो वही ध्यान दीजिए कि यहाँ पर बताया गया है इसके बारे में कि अंडाशय से बिना निषेचन के जो फल निर्माण की क्रिया है उसे अनिषेक फलन कहते हैं तथा ऐसे फलों को अनिषेक फलनी फल कहते हैं। ये आपको याद रखना है। यह फल जो है बीज रहित होते हैं, जैसे कि आपका अंगूर, केला,
अनानास ये हो जाएंगे। इसके अलावा अनिषेक फलन को हार्मोन जैसे कि ऑक्सिन व जिब्रेलिन के छिड़काव से भी प्रेरित किया जाता है। ये आपको याद रखना है हमेशा। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है, अब इसको आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। इसके एक एक पॉइंट। सबसे पहले कह रहा है कि परागकण के अंकुरण की प्रक्रिया को उपयुक्त चित्रों द्वारा समझाइए। यहाँ पर जो है परागकण के अंकुरण की प्रक्रिया को आपको उपयुक्त चित्रों द्वारा समझाना है, या फिर परागकण क्या है इसका नामांकित चित्र बनाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि परागकण क्या है इसका नामांकित चित्र बनाइए। तो सबसे पहले आप इसका फिगर ध्यान दीजिए, तो आपको यहाँ पर जो इसके सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। जैसे कि देखिए, ये यहाँ पर जो है परागकण का फिगर बना हुआ है। अब इसमें अगर हम लोग बात करें तो इस परागकण में जो ये बाहर वाला हिस्सा है जो आपको ये दिख रहा है, इस बाहर वाले हिस्से को हमेशा बोला जाता है बाह्य चोल। ये आपका क्या होता है? ये होता है आपका बाह्य चोल। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि जो बाहरी भाग होता है आपका, ये बाह्य चोल होता है। ये मोटा और खुरदुरा होता है। आप देख सकते हैं ये जो बना होता है ये मोटा और खुरदुरा होता है। और ये जो जिस रासायनिक पदार्थ से बना होता है उसे बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। ये याद रखिएगा किससे बना होता है? ये आपका जो है रासायनिक पदार्थ स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। इसके कारण जो है यहाँ पर ये हमेशा परागकणों में अपघटन के प्रति जो है उच्च प्रतिरोधक क्षमता यहाँ पर पाई जाती है। इसी के कारण, किसके कारण? बाह्य चोल के कारण। ये आप लोग याद रखिएगा। और इसी बाह्य चोल में जो है कुछ छिद्र पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है कि ये छिद्र दिया गया, और ये जो छिद्र पाया जाता है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं जनन छिद्र। ये आपका इसी बाह्य चोल में पाया जाता है, यहाँ पर जनन छिद्र। इसके अलावा इसके जो अंदर का भाग है ये वाला, ये आपका कहलाता है अंतःचोल। ये आपका क्या कहलाता है? यहाँ पर ये आपका कहलाता है अंतःचोल। ये जो होता है आपका, ये पतला होता है और कोमल झिल्ली के समान होता है। यहाँ पर ये आपका क्या था? ये खुरदरा और मोटा होता है। ये लेकिन आपका क्या होता है? पतला और कोमल झिल्ली के समान यहाँ पर इसका स्तर होता है। और ये यहाँ पर जो है जो पराग कण होते हैं इसके जीव द्रव्य को क्या करता है? ढके रहता है। ये आप लोग याद रखिएगा। और ये बना किससे होता है? ये आपका जो है पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। यहाँ पर ये आपका जो अंतःचोल होता है ये पेक्टोसेलुलोज का यहाँ पर जो है बना होता है। और यहाँ पर परागकण के केंद्रक में जो है हमेशा यहाँ पर जो आप देख सकते हैं इसके अंदर ये जो है आपका एक भाग दिया गया जिसे बोलते हैं नली केंद्रक। ये आपका क्या कहलाता है? नली केंद्रक। ये भाग आपका क्या कहलाता है? कैलोश भित्ति कहलाता है। और इसी कैलोश भित्ति के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर होती है आपकी जनन कोशिका। क्या होती है? जनन कोशिका। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। और यहाँ पर ये जो जनन छिद्र होता है, इसी जनन छिद्र से यहाँ पर इस पराग नलिका का जो है निर्माण होता है। यानी कि पराग नलिका जो होती है इसी जनन छिद्र से यहाँ पर ये बाहर निकलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका यहाँ पर क्या था? जनन छिद्र था जो ये दिया गया था। इसी जनन छिद्र से यहाँ पर ये पराग नलिका जो है ये बाहर निकलती है। और इसी में आपके यहाँ पर ये नर युग्मक जो है उपस्थित होते हैं। तो ये आपको यहाँ पर इस तरीके से क्या करना है? आपको परागकण का पूरा फिगर जो है डिटेल में बनाना है। अब यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि इसमें आपका बाह्य चोल होता है, अंतःचोल होता है। तो इन्हीं के बारे में अब आपको यहाँ पर जो है डिटेल में बताना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे परागकण की। तो वही बताया गया कि परागकण जो है ये नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। क्या होती है? नर युग्मकोद्भिद की जो है ये प्रथम कोशिका होती है, जो सामान्यतः एक कोशिकीय अगुणित गोलाकार या फिर बोल सकते हैं अंडाकार तथा द्विस्तरीय भित्तियों से ढकी संरचना होती है। यहाँ पर जो है ये द्विस्तरीय भित्तियों से ढकी हुई एक संरचना होती है। परागकण जो है आपका दो आवरणों से आस्तरित रहते हैं। यानी कि ये जो है आपके दो आवरणों से घिरे हुए होते हैं, जिसमें पहला आपका क्या है? बाह्य चोल, जिसके बारे में अभी मैंने बताया कि ये आपका मोटा और खुरदरा होता है। ये एक विशेष वशीय रासायनिक पदार्थ जिसे बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। इसके कारण ही पराग कणों में जो है हमेशा अपघटन के प्रति उच्च प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। और बाह्य चोल आवरण में जो है
कुछ छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, जनन छिद्र यहाँ पर उन्हें बोला जाता है। तो ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा दूसरा मैंने आपको बताया था अंतःचूल। ये क्या होता है आपका, ये पतला होता है और कोमल झिल्ली के समान यहाँ पर स्तर होता है, और ये जो है आपका पराग कण के जीव द्रव्य को क्या करता है, ढके रहता है, और ये मुख्यतः जो है आपका पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। ये आपको याद रखना है। और पराग कण के केंद्र में जो है हमेशा सघन कोशिका द्रव्य, एक बड़ा नलकीय केंद्रक, रिक्तिका, जनन कोशिका आदि कोशिकांग जो है वो पाए जाते हैं, जो कि अभी मैंने आपको फिगर में बताया था। यहाँ पर जो है सभी आप देख सकते हैं, इसके अंदर नली केंद्रक, कैलोश भित्ति, जनन कोशिका, रिक्तिका, ये सभी जो है यहाँ पर इसके अंदर पाए जाते हैं, वो आपको बताया गया। तो अब पराग कण का जो है अंकुरण किस प्रकार से होता है, तो वही बताया गया है कि लघु बीजाणु जनन के बाद पराग कण में जो है समसूत्री विभाजन होता है, जिससे यहाँ पर दो असमान कोशिकाओं का निर्माण होता है, और इनमें से एक बड़ी कोशिका को वर्धी या फिर कायिक कोशिका और दूसरी छोटी कोशिका को जो है जनन कोशिका कहते हैं, जो कि आपको फिगर में पहले ही बता दिया गया। ये आपकी यहाँ पर नली या फिर वर्धी कोशिका, और ये आपकी क्या होती है यहाँ पर, जनन कोशिका। तो वही बताया गया है यहाँ पर कि इसमें यहाँ पर जो है दो असमान कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें से एक बड़ी कोशिका होती है जिसको वर्धी या फिर कायिक कोशिका बोलते हैं, और जो छोटी कोशिका होती है उसको जनन कोशिका यहाँ पर बोला जाता है। अब परागकण जो है द्विकोशिकीय अवस्था में आ जाता है, और इसी समय परागकण का जो है परागण हो जाता है, यानी कि यहाँ पर जो है इसका फिर अंकुरण होता है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर जो है इस प्रकार से याद रखना है। इसके अलावा भी ध्यान दीजिए, यहाँ पर बताएंगे कि परागण के बाद, जब परागण होता है तो इसके बाद जो है वर्तिकाग्र पर अंकुरण के समय कायिक कोशिका की भित्ति जो है वो जनन छिद्र से निकलकर एक नलिका का निर्माण करती है, जो मैंने अभी आपको बताया था इस फिगर में कि यहाँ पर जो आपका जनन छिद्र होता है यहीं से ये बाहर निकलकर जो है एक नलिका का निर्माण करता है। तो वही यहाँ पर आपको बताया गया इसमें कि पराग कण के बाद, यानी कि परागण के बाद जो है वर्तिकाग्र पर अंकुरण के समय जो है कायिक कोशिका की भित्ति जो है ये जनन छिद्र से निकलकर एक नलिका का निर्माण कर देती है, जिसे क्या बोलते हैं, पराग नलिका बोला जाता है। और पराग नलिका जो है आपकी वर्तिका से होती हुई बीजांड की तरफ जो है हमेशा गति करती है, और कायिक कोशिका का जो केंद्रक है ये भी इस नलिका में आ जाता है, जिसे यहाँ पर नलिका केंद्रक कहते हैं। और यह नलिका केंद्रक जो है बाद में क्या होता है, नष्ट हो जाता है। यहाँ पर जो नलिका केंद्रक होता है ये बाद में आपका नष्ट हो जाता है, और जनन कोशिका का जनन केंद्रक भी इस पराग नलिका में आकर समसूत्री विभाजन द्वारा दो अचल नर युग्मकों का निर्माण करता है। वही आपको यहाँ पर बताया गया था कि इसमें दो अचल नरयुग्म होते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा। इस प्रकार पराग कण के अंकुरण से बनी पराग नलिका युक्त संरचना जिसमें दो नर युग्मक उपस्थित होते हैं नर युग्मकोद्भिद कहलाती है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, आपसे नर युग्मकोद्भिद किसे कहते हैं ये भी आपसे पूछा सकता है, तो यहाँ पर ये भी आप बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसके बारे में याद रखना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्लेसेंटा निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए प्लेसेंटा बोलते हैं अपरा को, अपरा का जो इंग्लिश वर्ड है उससे हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। तो सबसे पहले यहाँ पर बात हुई है अपरा निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, यानी कि इसका निर्माण कैसे होता है। लेकिन निर्माण समझने से पहले आप ये समझिए कि अपरा है क्या। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपरा है क्या। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है कि अपरा से क्या तात्पर्य है, अपरा के प्रकार व कार्य का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आप ये समझिए अपरा यानी कि प्लेसेंटा है क्या, फिर इसके बाद हम लोग इसके निर्माण की विधि यानी कि निर्माण समझेंगे। तो अपरा क्या है, बताया गया कि वह संरचना जिसके द्वारा जरायुज स्तनधारियों का विकासशील भ्रूण या गर्भमात्रक गर्भाशयी रुधिर से अपना पोषण प्राप्त करता है, वो क्या कहलाता है आपका, वो आपका अपरा कहलाता है। ये आप लोग याद रखिएगा कि अपरा वो संरचना होती है जिसके द्वारा जरायुज स्तनधारियों का विकासशील भ्रूण या फिर गर्भमात्रक गर्भाशयी रुधिर से जो है अपना पोषण प्राप्त करता है। और भ्रूणी झिल्लियों के आधार पर जो अपरा है वो निम्नलिखित प्रकार की होती है, जिससे कि हम लोग बात करें कि इसकी पहला पीतक कोश अपरा, इसमें हमेशा जो है
अपरा पीतक कोश से बना होता है। जैसे कि हम लोग बात करें कंगारू में जो अपरा होता है वो पीतक कोश से बना होता है। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो कोरियो एलेंटोइक अपरा, इसमें जो अपरा है वो आपकी कोरियन और एलेंटॉइस झिल्लियों से जो है बना होता है, जैसे कि मनुष्य में होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तीसरा जरायु अपरा, इसमें अपरा जो होता है आपका ये कोरियन झिल्ली से बना होता है। जैसे कि हम लोग बात करें यूथेरियन प्राणियों में, इनमें जो है आपका जरायु अपरा उपस्थित होता है। तो ये हो गए अपरा के प्रकार। अब हम लोग बात करेंगे अपरा के कार्य की। तो इसका कार्य क्या होता है, तो अपरा के द्वारा जो है विकसित होते भ्रूण को पोषण एवं ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो भ्रूण को इसके द्वारा पोषण और ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इसके अलावा अपरा द्वारा उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं भ्रूण के रुधिर से विसरण द्वारा जो है वो माता के रुधिर में चले जाते हैं। अतः यहाँ पर अपरा जो है उत्सर्जन में भी सहायक होता है। इसके अलावा अपरा जो है आपका चयनात्मक अवरोधक की भांति जो है कार्य करता है। किसकी तरह से कार्य करता है, अवरोधक की तरह से कार्य करता है। और यह माता के रुधिर से जो है लाभदायक पदार्थों को भ्रूण के रुधिर में प्रवेश करने देता है, किंतु यहाँ पर हानिकारक पदार्थों को भ्रूण में प्रवेश करने से रोकता है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो अपरा द्वारा जो है स्रावित हार्मोन्स गर्भावस्था बनाए रखने और शिशु जन्म में जो है वो सहायता करते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर जो है अपरा के कार्य जो है वो बता सकते हैं। तो अपरा क्या है ये आपको पता चल गया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो है अपरा के निर्माण की, यानी कि प्लेसेंटा के निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी आपको। तो वही बताया गया कि अपरा का जो विकास है ये भ्रूणीय कोरियन तथा गर्भाशय भित्ति दोनों से ही होता है। अपरा का विकास किससे होता है, भ्रूणीय कोरियन और इसके अलावा गर्भाशय भित्ति दोनों से होता है। और भ्रूणीय कोरियन से रसांकुर तथा रुधिर वाहिनियों का विकास हो जाता है और एक अत्यधिक संवहनीय अंग का निर्माण होता है। यह अंग जो है गर्भाशय तथा भ्रूण के रसांकुर से परस्पर जुड़कर जो है भ्रूण को गर्भाशय की दीवारों से जोड़ देता है और यह जुड़ाव जो है अपरा कहलाता है। ये जुड़ाव क्या कहलाता है आपका, अपरा कहलाता है। और अपरा के रसांकुर गर्भाशय की दीवार से धसे हुए होते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा कि अपरा के जो रसांकुर होते हैं वो गर्भाशय की दीवार में धसे हुए होते हैं। और अपरा का निर्माण जो है वो निषेचन के तीसरे सप्ताह तक हो जाता है। किस सप्ताह तक हो जाता है, तीसरे सप्ताह तक हो जाता है। और अपरा में मात्र रुधिर भ्रूण रुधिर वाहिनियों अलग अलग होती हैं। इसमें जो है मात्र रुधिर और भ्रूण रुधिर वाहिनियां जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं, जिनमें दोनों का निर्माण जो है आपस में नहीं मिलता है। ये लोग याद रखिएगा। और अपरा बनने के कुछ समय पश्चात जो है अपरा तथा भ्रूण के बीच एक रज्जु जो है वो समान संरचना बन जाती है, जिसे नाभि रज्जु या फिर नाभि नाल भी कहते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। अगर हम लोग अपरा के भाग की बात करें तो इसके दो भाग होते हैं, एक गर्भ अपरा और एक मातृक अपरा। गर्भ अपरा में क्या होता है, यह भ्रूण की कोरियन रसांकुर से बना भाग है। और जो मातृक अपरा है यह भाग जो है माता के गर्भाशय की भित्ति का बना होता है। और मातृक तथा गर्भ अपरा एक दूसरे से सीधे संपर्क में नहीं होते हैं। इसके अलावा मातृक अपरा से पोषण पदार्थ जो होते हैं, यानी कि जो पोषक पदार्थ होते हैं तथा ऑक्सीजन के विसरण के द्वारा गर्भ अपरा के रुधिर में पहुंचते हैं तथा गर्भ अपरा से कार्बन डाइऑक्साइड तथा उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं वो मातृक अपरा के रुधिर में पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर अपरा के आपको दो भाग पता चल गए, एक गर्भ अपरा और एक मातृक अपरा। तो ये आपको पता होना चाहिए। अपरा क्या है इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि परिवार नियोजन पर टिप्पणी लिखिए। देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका उत्तर तो सभी लोग दे सकते हैं बिना पढ़े। परिवार नियोजन, पहले तो आपका इसका मतलब पता होना चाहिए। परिवार नियोजन का मतलब होता है एक प्रकार से कि परिवार को सीमित करना, यानी कि परिवार नियोजन का कार्य क्या है कि जनसंख्या में वृद्धि ना हो, इसे बोलते हैं परिवार नियोजन का कार्य। तो परिवार नियोजन का मतलब है परिवार को सीमित रखना। और परिवार को सीमित रखने के लिए जो है आजकल बहुत सारे नए नए तरीके, यानी कि कई सारी यांत्रिक विधियों का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ उन्हें लैंगिक शिक्षा का विकास कराया जाना चाहिए, जिससे कि उन्हें जो है परिवार नियोजन में सहायता मिल सके। इसके अलावा बहुत सारी रासायनिक विधियां हैं जिनसे दवाइयों का यूज करके भी परिवार को नियोजन के लिए यहाँ पर बचाया जा सकता है। तो इस प्रकार परिवार नियोजन का जो मुख्य अर्थ है वो, इसका मुख्य अर्थ क्या है कि परिवार को सीमित करना, यानी कि इसका कार्य क्या है कि जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। जहां पर अगर मैं बात करूं तो इस परिवार नियोजन को परिवार कल्याण के नाम से भी जाना जाता है। तो ये लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए कि परिवार नियोजन होता क्या है।
तो वही बताया गया कि मूल रूप से परिवार नियोजन का जो आशय है यानी कि जो उसका अर्थ है परिवार के आकार को सीमित रखने से है, मतलब परिवार को नियंत्रित रखने से है। जब परिवार नियंत्रित रहेगा तभी जनसंख्या में जो वृद्धि है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। तो यहाँ पर परिवार नियोजन का आशय परिवार के आकार को सीमित रखने से है। परिवार नियोजन के अंतर्गत जो है परिवार को सीमित रखने के साथ साथ संतानहीन को जो है मातृत्व का लाभ दिलाना, मतलब जिसके पास संतान नहीं है उसको यहाँ पर मातृत्व का लाभ दिलाना एवं माता व शिशु दोनों की देखभाल सुनिश्चित करना, ये सब कुछ जो है आपका परिवार नियोजन में ही सम्मिलित है। और परिवार नियोजन यानी कि परिवार को नियोजित करने की कौन कौन सी विधियां हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, एक तो लैंगिक शिक्षा का विकास करना चाहिए। इसके अलावा सीमित परिवार के लाभों को प्रचार किया जाना चाहिए, यानी कि अगर परिवार सीमित है तो उससे क्या लाभ होने चाहिए, इन सभी का प्रचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा यांत्रिक विधियां कई सारी जैसे कि निरोध, वाल्ट कैप, इन सभी का यूज करके भी परिवार को नियोजित किया जाता है। इसके अलावा रासायनिक विधियां हैं जैसे कि खाने की गोलियां माला डी, माला एन, इन सभी टैबलेट्स का यूज करके भी जो है परिवार को सीमित रखा जा सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है परिवार नियोजन क्या होता है इसके बारे में आप बता सकते हैं, जिसका अर्थ होता है परिवार के आकार को सीमित रखना और इसका कार्य होता है जनसंख्या में वृद्धि रोकना। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की IVF, जिसका मतलब होता है इन, याद रखिएगा यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिससे यहाँ पर टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जाना जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, इससे टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जाना जाता है IVF, यानी कि यहाँ पर मैंने बताया इसे क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिससे बोलते हैं अंतःपात्रे निषेचन। अगर हिंदी में लिखा जाए तो इसे आप बोल सकते हैं अंतःपात्रे निषेचन, यानी कि यहाँ पर जो निषेचन की क्रिया होती है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर की जाती है। टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है निषेचन की क्रिया होती है। ये तकनीक या फिर ये जो विधि है उन दंपतियों के लिए प्रयुक्त की जाती है जिनमें या तो यहाँ पर स्त्री में गर्भ नहीं ठहरता है, या फिर सक्रिय अंडाणु, या फिर पुरुष के वीर्य में जो है शुक्राणुओं की संख्या कम होती है। तो वहाँ पर जो है इस तकनीक का यूज करके जो है यहाँ पर टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि बेबी को जन्म दिया जाता है। तो यहाँ पर IVF तकनीक यानी कि अंतःपात्र निषेचन जो तकनीक है ये किसके लिए यूज की जाती है, जिन दंपतियों में जो है यहाँ पर गर्भ नहीं ठहर रहा है किसी कारणवश, वहां पर जो है इस तकनीक का यूज किया जाता है। तो वही ध्यान दीजिए, इसमें बताया गया है परख नली शिशु यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी की बात हो रही है, जिसे आप अंतःपात्र निषेचन बोलते हैं। तो यहाँ पर यह तकनीक जो है उन दंपतियों में प्रयुक्त की जाती है जिनमें या तो स्त्री में गर्भ नहीं ठहरता है, या फिर सक्रिय अंडाणु, या फिर मान लीजिए यहाँ पर जो है पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कम पाई जाती है। तो इस तकनीक में सहायक जनन प्रौद्योगिकी की सहायता से जो है स्त्री या फिर दाता के अंडाणु को जो है वो पुरुष या फिर दाता के शुक्राणु से मादा के शरीर के बाहर जो है प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से निषेचित कराया जाता है। तो यहाँ पर जो निषेचन की क्रिया होती है वो कृत्रिम रूप से कराई जाती है, कहाँ पर, प्रयोगशाला में कराई जाती है शरीर के बाहर। इस प्रक्रिया को अंतःपात्र निषेचन यानी कि IVF तकनीक जो है कहते हैं। इसके पश्चात यानी कि इसके बाद जो है 8 कोश के भ्रूण को फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसे युग्मनज अंतःफैलोपियन स्थानांतरण कहते हैं। और यहाँ पर 8 कोश की अवस्था से अधिक विकसित भ्रूण यानी कि 32 कोश के को गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसे यहाँ पर अंतः गर्भाशयी स्थानांतरण कहते हैं। और गर्भावधि पूर्ण होने पर जो है स्त्री सामान्य रूप से शिशु को जन्म देती है। इस प्रकार से प्राप्त शिशु को टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर परख नली शिशु जो है बोला जाता है। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में जो है वो याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अगला यहाँ पर है कि प्रभाविता और अप्रभाविता में विभेद दीजिए। यहाँ पर जो है प्रभाविता
और अप्रभाविता में आपको क्या बताना है, विभेद बताना है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो प्रभाविता है इसमें असमान कारकों के जोड़े में जो है कोई भी एक कारक जो है हमेशा प्रभावी होता है। इसमें जो है असमान जो कारक होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया टी और टी, तो यहाँ पर मान लीजिए दो असमान कारक हैं, तो इनमें से एक कारक जो होता है हमेशा वो प्रभावी होता है, ठीक है, यानी कि प्रभावी हो जाता है। लेकिन अप्रभाविता में क्या होता है कि यहाँ पर जो है दो असमान कारकों में से हमेशा एक कारक जो है वो दूसरे से छिप जाता है। यहाँ पर जो है एक कारक जो है वो दूसरे से छिप जाता है, या फिर बोल सकते हैं दूसरे से दब जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इसके बारे में इस तरह से आप बता सकते हैं। तो वही ध्यान दीजिए, यहाँ पर अंतर बताया गया है प्रभाविता के बारे में कि इसमें जो है असमान कारकों के जोड़े में कोई एक कारक जो है वो दूसरे पर क्या होता है, प्रभावी हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग अप्रभाविता की बात करें तो इसमें जो आपका असमान कारकों का जोड़ा होता है इसमें से कोई एक कारक जो होता है वो दूसरे से क्या होता है, छिप जाता है या फिर दब जाता है। इसके अलावा प्रभाविता हम बता सकते हैं कि ये जो है संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में जो है विपर्याशी, देखिए इसका मतलब याद रखिएगा, विपर्याशी का मतलब होता है विपरीत। क्या होता है, विपरीत। ये शब्द आपको कई जगह पे मिलेगा, तो याद रखिएगा इसका मतलब क्या होता है, विपरीत। यानी कि यहाँ पर प्रथम पीढ़ी में जो है विपरीत गुणों में युग्म में दिखाई देते हैं, ये लोग याद रखिएगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ जो संकरण होता है, संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में विपर्याशी गुणों के युग्म में जो है उपस्थित किंतु प्रकट नहीं होती हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में इस तरीके से बता सकते हैं। अब इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया कि उत्परिवर्तन क्या है, स्पष्ट कीजिए। अब यहां पर बात हुई है उत्परिवर्तन की। देखिए कोई भी जीव जो होता है उस जीव के जीन की जो संरचना होती है, जीव के जीन की जो संरचना होती है, संरचना बोल सकते हैं आप, व्यवस्था बोल सकते हैं। तो किसी भी जीव के जीन की जो संरचना होती है जब, या फिर जो व्यवस्था होती है जब उसमें अचानक, यानी कि जब यहाँ पर उसमें आकस्मिक जो है कोई वंशागत परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है, जब यहाँ पर जो है उस जीन की संरचना में या व्यवस्था में कोई अचानक यानी कि आकस्मिक जो है वंशागत यहाँ पर परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है, तो उसको बोला जाता है उत्परिवर्तन। उसे क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन बोला जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर। और इसी उत्परिवर्तन के कारण जो है जो अगली पीढ़ी होती है, यानी कि जो नई संतानें होती हैं, वो अपने जनकों से जो है अलग होती हैं। ये याद रखिएगा, इसी उत्परिवर्तन के कारण। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जीन की संरचना या व्यवस्था में जो है आकस्मिक वंशागत परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण जो संततियां होती हैं वो अपने जनक से हमेशा भिन्न होती हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और ये परिवर्तन जो होता है दो प्रकार का होता है। एक तो होता है गुणसूत्रीय परिवर्तन, एक यहां पर होता है गुणसूत्रीय परिवर्तन, और दूसरा होता है जीन या फिर बिंदु उत्परिवर्तन। ये आप लोग याद रखिएगा, आपका उत्परिवर्तन जो होता है दो तरीके का होता है, गुणसूत्रीय और दूसरा जीन या फिर बिंदु उत्परिवर्तन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। यानी कि इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो है गुणसूत्रों में उपस्थित जो जीन्स होते हैं इनकी संख्या में या फिर उनकी व्यवस्था में जो क्रम है उसमें बदलाव आ जाता है। और जीन या बिंदु उत्परिवर्तन में क्या होता है, इसमें जीन की रासायनिक संरचना जो है वो परिवर्तित हो जाती है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि किसी जीव के जीनों की जो संरचना होती है या फिर जो व्यवस्था होती है उसमें उत्पन्न आकस्मिक वंशागत परिवर्तन को जो है उत्परिवर्तन कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर उत्परिवर्तन के बारे में बता सकते हैं। और इन उत्परिवर्तनों के कारण ही जो है संततियां जो होती हैं वो अपने जनक से क्या होती हैं, भिन्न होती हैं, यानी कि अपने जनकों से अलग हो जाती हैं। और ये जैव विकास में सीधी भूमिका जो है यहाँ पर निभाते हैं। और यहाँ पर जो उत्परिवर्तन होता है कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, जैसे कि मैंने बताया भी आपको। एक तो होता है आपका गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, यानी कि इसमें जो गुणसूत्र होते हैं इन गुणसूत्रों में स्थित जीन्स की संख्या में या फिर उनके व्यवस्था क्रम में जो है वो बदलाव आ जाता है। दूसरा आपका होता है जीन या फिर बिंदु उत्परिवर्तन, जिसमें यहाँ पर जीन की जो रासायनिक संरचना होती है ये आपकी परिवर्तित हो जाती है। तो ये आप बता सकते हैं उत्परिवर्तन के बारे में। अब इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि मटर के लंबे पौधे के जीनोटाइप निर्धारण में किस प्रकार का संकरण किया जाता है। तो यहाँ पर जीनोटाइप निर्धारण के लिए जो है किस प्रकार का संकरण किया जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो संकरण किया जाता है उसे बोलते हैं परीक्षार्थ संकरण। क्या बोला जाता है,
परीक्षार्थ संकरण यहाँ पर जो है बोला जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि जीनोटाइप निर्धारण के लिए परीक्षार्थ संकरण किया जाता है। लेकिन यहाँ पर लिखा है व्याख्या कीजिए, अगर यही एक नंबर में आएगा तो केवल इसका नाम बता देना है कि परीक्षार्थ संकरण किया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको इसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या का मतलब अब आपको ये बताना पड़ेगा कि ये परीक्षार्थ संकरण क्या है। यानी कि जो F1 पीढ़ी होती है, यानी कि जो पहली पीढ़ी होती है, उसमें प्राप्त जो आपके विषम युग्मजी होते हैं, विषम युग्मजी अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर F1 पीढ़ी जो पहली पीढ़ी होती है, इसमें जो विषम युग्मजी संकर, इसके अलावा जो सम युग्मजी अप्रभावी जनक होते हैं, जब इन दोनों का संकरण कराया जाता है तो उसके संकरण से यहाँ पर जो बनता है उसे बोलते हैं परीक्षार्थ संकरण। यहाँ पर मैंने क्या बताया कि पहली पीढ़ी यानी कि जो F1 पीढ़ी है, इसमें प्राप्त आपके विषम युग्मजी और इसके अलावा सम युग्मजी अप्रभावी जनक के साथ जब संकरण कराया जाता है तो ये संकरण क्या कहलाता है? परीक्षार्थ संकरण कहलाता है। ये याद रखिएगा। और इसमें जब आपका विषम युग्मजी जो है वो लंबे पादप का सम युग्मजी बौने पादप के साथ संकरण कराया जाता है तो इसमें 50% यहाँ पर पादप जो होते हैं वो बौने प्राप्त होते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में। तो वही यहाँ पर ध्यान दीजिए, बताया गया है कि मटर के लंबे पौधे के जीनोटाइप निर्धारण के लिए परीक्षार्थ संकरण किया जाता है। कौन सा संकरण किया जाता है? परीक्षार्थ संकरण किया जाता है। अब ये संकरण होता क्या है? मैंने भी आपको बताया कि जो पहली पीढ़ी यानी कि जो F1 पीढ़ी होती है, इसमें प्राप्त जो आपके विषम युग्मजी संकर है, इसका जो है सम युग्मजी अप्रभावी जनक के साथ जो है कराया गया जो संकरण होता है, ये क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है परीक्षार्थ संकरण कहलाता है। और इसमें जब विषम युग्मजी जो है वो लंबे पादप का सम युग्मजी बौने पादप के साथ संकरण कराया जाता है तो बौने पादप जो होते हैं वो लगभग 50% प्राप्त होते हैं। कितने प्रतिशत? 50% जो है लगभग बौने पौधे यहाँ पर प्राप्त होते हैं। और इसमें जो संकरण होता है वो शुद्ध तथा अप्रभावी जनक से कराते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा, इसमें जो संकरण होता है वो शुद्ध अप्रभावी जनक से कराते हैं। और इसमें जीव का जीन प्रारूप जो है वो ज्ञात होता है। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखेंगे सभी लोग अच्छे से। अब इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मेंडल के प्रभाविता के नियम का वर्णन कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन आपका अलग अलग तरीके से आ सकता है। डायरेक्ट यहाँ पर पूछ लिया गया कि मेंडल के प्रभाविता नियम का वर्णन कीजिए, या फिर हो सकता है इसकी जगह पर आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पर कि एक संकर क्रॉस, यहाँ पर पूछा जा सकता है कि एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए यहाँ पर मेंडल के प्रभाविता नियम को वर्णन कीजिए, या फिर मेंडल के प्रभाविता नियम को समझाइए, या फिर आ सकता है कि एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता के नियम को समझाइए। तो ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि यहाँ पर एक संकर क्रॉस का प्रयोग करके जो है प्रभाविता के नियम को जो है कैसे लागू किया जाता है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर समझना है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पर किसकी, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे मेंडल के प्रभाविता नियम की, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये होता क्या है। तो अगर हम लोग प्रभाविता नियम की बात करें तो यहाँ पर जब भी एक जोड़ी तुलनात्मक लक्षण बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं विरोधी लक्षण, तुलनात्मक लक्षण, विरोधी लक्षण, या फिर बोल सकते हैं आप विपरीत लक्षण, कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पर विपरीत लक्षण के बीच संकरण कराया जाता है। जब भी यहाँ पर तुलनात्मक, विरोधी या फिर विपरीत, कुछ भी बोल सकते हैं, इनके मध्य क्या कराया जाता है? संकरण कराया जाता है। तो इनकी जो पहली पीढ़ी होती है, इस पहली पीढ़ी में जो लक्षण प्रयुक्त होते हैं उनको बोलते हैं प्रभावी लक्षण। जो पहली पीढ़ी में लक्षण प्रयुक्त होते हैं उनको बोला जाता है यहाँ पर प्रभावी लक्षण, और जो यहाँ पर छिपा हुआ रहता है उससे बोलते हैं अप्रभावी लक्षण। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि जो आपके तुलनात्मक लक्षण होते हैं, जो परस्पर विपरीत लक्षण होते हैं, विरोधी लक्षण होते हैं, जब इनके बीच क्या कराया जाता है? संकरण कराया जाता है। तो इसमें जो पहली पीढ़ी होती है उसके जो लक्षण प्रयुक्त होते हैं वो कहलाते हैं प्रभावी लक्षण, और जो छिपे रहते हैं यानी कि जो प्रयुक्त नहीं होती हैं वो कहलाते हैं आपके अप्रभावी लक्षण। इसी को बोलते हैं मेंडल का प्रभाविता नियम। क्या बोला जाता है? मेंडल का प्रभाविता नियम। मेंडल ने यहाँ पर बताया था, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो है हम लोग एक जोड़ी जो है लाल पुष्प लेते हैं। यहाँ पर कौन सा? एक जोड़ी जो है लाल पुष्प, और इसका जो संकरण कराया जाता है वो आपका सफेद पुष्प के साथ। यहाँ पर जो है एक जोड़ी लाल पुष्प का जो है एक जोड़ी
सफेद पुष्प के साथ क्या कराया जाता है, संकरण कराया जाता है। तो इसके जो युग्मक होंगे यानी कि जो युग्म विकल्पी होंगे या फिर जो एलील होंगे आप बोल सकते हैं, ये आपके होंगे। तो जब इनके मध्य संकरण होता है तो इसका संकरण इसके मध्य जब होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जब संकरण होगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है जो पुष्प प्राप्त होगा वो कैसा होगा, लाल पुष्प होगा। यहाँ पर जो पहली पीढ़ी होगी वहाँ पर पुष्प कैसा होगा आपका, वो आपका होगा लाल। तो ये आपका जनक यानी कि यहाँ पर ये जनक पीढ़ी हो गई, ठीक है। और ये मैं बात कर रहा हूँ F1 पीढ़ी की। तो F1 पीढ़ी में जो पुष्प होंगे वो कैसे होंगे, लाल होंगे। तो यानी कि यहाँ पर जो लक्षण प्रयुक्त हो रहे हैं ये पहली पीढ़ी के प्रयुक्त हो रहे हैं, तो इन्हें बोलेंगे प्रभावी लक्षण, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो है एक संकर संकरण द्वारा भी प्रभाविता के नियम को आप समझा सकते हैं, जो भी मैंने बताया था कि एक संकर के द्वारा कैसे आप समझा सकते हैं। तो वही ध्यान दीजिए, यहाँ पर बताया गया है प्रभाविता नियम के बारे में कि जब एक जोड़ी तुलनात्मक लक्षण या फिर परस्पर विरोधी लक्षण या फिर बोल सकते हैं विपर्याशी यानी कि विपरीत लक्षण के बीच क्या कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, तो उनकी पहली पीढ़ी में जो लक्षण प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं प्रभावी लक्षण। उन्हें बोला जाता है प्रभावी लक्षण। और जो छिपा रहता है उसे बोलते हैं अप्रभावी लक्षण। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और मेंडल के इस नियम को प्रभाविता का नियम बोलते हैं। क्या बोला जाता है, प्रभाविता का नियम। और इस नियम को जो है एक संकर संकरण के द्वारा भी जो है आप समझ सकते हैं। तो पहले इसके लिए आप फिगर ध्यान दीजिए कि एक संकर संकरण के द्वारा जो है यहाँ पर आप प्रभाविता के नियम को कैसे समझ सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर सबसे पहले P1 पीढ़ी यानी कि जो जनक पीढ़ी है, जैसे कि यहाँ पर देखिए एक शुद्ध लंबा पौधा लिया, यानी कि यहाँ पर जो प्रयोग किया गया था मेंडल ने जो है इसके लिए मटर के पौधे की लंबाई पर जो है ध्यान केंद्रित करके ये संकरण का प्रयोग कराया था। ये याद रखिएगा, जो मटर का पौधा होता है उसकी लंबाई को जो है यहाँ पर ध्यान में रखते हुए ये संकरण का प्रयोग कराया गया था। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जनक पीढ़ी की। तो यहाँ पर जो है एक तो शुद्ध लंबा पौधा लिया गया था और दूसरा जो है शुद्ध बौना पौधा यहाँ पर लिया गया। तो उसके ये कारक दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो इसके युग्मक होते हैं यानी कि जब इनका अर्धसूत्रीय विभाजन होगा तो एक टी और टी यानी कि ये दोनों युग्मक हो जाएंगे, जिन्हें आप युग्मक बोल सकते हैं, युग्मनज बोल सकते हैं, युग्म विकल्पी बोल सकते हैं। यहाँ पर आपका स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो जो पहली पीढ़ी होगी जब इनके बीच संकरण कराया जाएगा तो यहाँ पर इसका संकरण इसके साथ होगा तो ये आपको मिलेगा, इसका संकरण इसके साथ होगा तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका संकरण इसके साथ आप कराएंगे तो भी आपको ये मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जब आप इसका संकरण इसके साथ कराएंगे तब भी आपको ये मिलेगा, यानी कि जो है सभी लंबे पौधे यहाँ पर प्राप्त होंगे पहली पीढ़ी में। ये याद रखिएगा, पहली पीढ़ी में जो है यहाँ पर सभी के सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। और उसके बाद जब इसका क्या कराया जाता है, स्वपरागण कराया जाता है। और स्वपरागण कराने के बाद दोबारा से इस पौधे को बोया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपको ये मिले थे लंबे पौधे, जब इनका वापस से स्वपरागण कराया गया तो सबसे पहले देखिए इसके युग्मक हो गए टी और स्मॉल टी, यहाँ पर टी और स्मॉल टी। अब यहाँ पर जब संकरण होगा तो सबसे पहले इसका और इसका होगा तो यहाँ पर देखिए ये आपको मिला टी और टी, मतलब यहाँ पर शुद्ध लंबा पौधा, ठीक है। ये आपने ध्यान दिया। इसके अलावा जब इसका संकरण इसके साथ होगा तो आपको ये मिलेगा, यानी कि यहाँ पर संकर लंबा पौधा आपको मिलेगा। फिर इसके बाद जब इसका संकरण इसके साथ होगा तो यहाँ पर आपको ये मिलेगा, यानी कि यहाँ पर भी आपका संकर लंबा पौधा। और जब इसका संकरण इसके साथ होगा तो स्मॉल टी और टी, यानी कि यहाँ पर आपको शुद्ध बौना पौधा। तो आपने ये देखा कि यहाँ पर जो जनक पीढ़ी थी जब इसका यहाँ पर संकरण हुआ तो जो पहली पीढ़ी थी यहाँ पर तो सभी लंबे पौधे हुए, यानी कि पहली पीढ़ी में सभी लक्षण जो प्रयुक्त हुए वो प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ये सभी लंबे पौधे हुए थे। और दूसरी पीढ़ी में क्या हुआ, दूसरी पीढ़ी में कुछ पौधे तो यहाँ पर लंबे थे और कुछ बौने, यानी कि यहाँ पर जो है दोनों प्रकार के पौधे आपको मिले देखने को। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है एक संकर के द्वारा भी आप मेंडल के प्रभाविता नियम को बता सकते हैं। तो वही ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है इसमें बताया गया है कि किसी जीव के मात्र एक तुलनात्मक आनुवांशिक लक्षण पर ध्यान केंद्रित करके जो है संकरण कराया जाता है, उसे एक संकर संकरण कहते हैं। यहाँ पर जो है किसी एक आनुवांशिक लक्षण, जैसे कि यहाँ पर जो है मटर के पौधे की लंबाई, किस पर ध्यान दिया गया, लंबाई पर, तो ये कहलाता है एक संकर संकरण। तो वही यहाँ पर ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल में बताया गया कि मेंडल ने जो है मटर के पौधे की लंबाई पर ध्यान केंद्रित करके अपने संकरण प्रयोग किए, जिसमें उन्होंने पाया
कि जब शुद्ध लंबे पौधे यानी कि आपका टीटी इसका जो है शुद्ध बौने पौधे के साथ क्या कराया गया, संकरण कराया जाता है। तो प्रथम संतानी पीढ़ी जो पहली पीढ़ी थी इसमें सदैव जो है वो लंबे पौधे प्राप्त हुए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया सभी के सभी पौधे कैसे थे, लंबे पौधे थे। और साथ ही इन प्रथम पीढ़ी के लंबे पौधों में स्वपरागण करके जब यानी कि यहाँ पर दोबारा से क्या कराया गया, स्वपरागण करा के उत्पन्न जो बीज थे इनको दोबारा से जब बोया गया तो यहाँ पर जो द्वितीय संतानी पीढ़ी थी यानी कि F2 इसमें लंबे और बौने दोनों प्रकार के पौधे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि यहाँ पर जो दोनों प्रकार के पौधे देखने को मिलते हैं। तो ऊपर दिए गए इस रेखा चित्र में जो आपको रेखा चित्र दिया गया इससे स्पष्ट है कि लंबे और बौने पौधों में से जो है प्रथम संतानी पीढ़ी यानी कि F1 में सिर्फ लंबे पौधे ही देखे गए, अर्थात मटर के पौधों में लंबापन जो है उनके बौने पर क्या था, प्रभावी है। इसलिए ये प्रभावी लक्षण है यहाँ पर जो कि मंडल के प्रभाविता के नियम की पुष्टि करता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर है अपूर्ण प्रभाविता क्या है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अब की बार बात हुई है अपूर्ण प्रभाविता की, इसको भी आपको एग्जाम्पल सहित समझाना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर अपूर्ण प्रभाविता की। तो इसकी खोज जो की गई थी वो कोरेंश ने की थी। किसने किया था, यहाँ पर इसकी खोज जो है वो कोरेंश के द्वारा जो है 1903 में की गई थी अपूर्ण प्रभाविता की खोज, ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि किसी भी विषम युग्मजीव का जो है या फिर संकर में जब भी कोई प्रभावी कारक अपना पूर्ण प्रभाव जो है वो प्रदर्शित नहीं कर पाता है, अर्थात तो दोनों लक्षण ही प्रदर्शित नहीं होते हैं, तो इसे बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता। ये याद रखिएगा। यहाँ पर जो है जैसे अभी मैंने क्या बताया था कि वहां पर जो है जब एक लाल पुष्प और इसके अलावा एक सफेद पुष्प, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक लाल पुष्प है और एक सफेद पुष्प, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जब इनके मध्य यानी कि जो यहाँ पर इसके युग्मनज होंगे R और R, इसके जो युग्मनज होंगे स्मॉल r और स्मॉल r, तो जब इनके मध्य संकरण कराया जाएगा तो सबसे पहले ध्यान दीजिए संकरण आप किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, इसका संकरण इसके साथ यानी कि R R ये हो जाएगा और इसका संकरण इसके साथ यहाँ पर, तो ये आपका बनेगा R R। तो यहाँ पर ये जो कलर बनेगा अब की बार ये कैसा पुष्प बनेगा, यहाँ पर बनेगा गुलाबी रंग का, यानी कि ना ही वो पुष्प आपका लाल हुआ ना ही वो सफेद हुआ। मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें जो है कोई भी कारक कोई भी संकर यानी कि कोई भी युग्मजीव या कोई भी संकर जो है अपना प्रभावी कारक या अपना पूर्ण प्रभाव जो है यहाँ पर प्रदर्शित नहीं कर रहा है, ना ही ये पुष्प लाल हुआ और ना ही ये सफेद हुआ, यानी कि यहाँ पर दोनों ही लक्षण जो है वो प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, अपूर्ण प्रभाविता बोला जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता। और अब इसके बाद जब यहाँ पर इसका क्या कराया जाएगा, स्वपरागण। अब यहाँ पर ये तो हो गई इसकी पहली पीढ़ी यानी कि F1। अब इसके बाद यहाँ पर जब F1 पीढ़ी का क्या कराया जाता है, स्वपरागण कराया जाता है। तो अब यहाँ पर इसके युग्मज होंगे कैपिटल R स्मॉल r, इसके जो युग्मज होंगे कैपिटल R और स्मॉल r। तो अब यहाँ पर जब स्वपरागण कराया जाएगा तो ध्यान दीजिए सबसे पहले इसका स्वपरागण इसके साथ और यहाँ पर इसी का स्वपरागण जो है इसके साथ कराया जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए पहले आपको क्या मिलेगा R R, इसका जब इसके साथ कराया जाएगा तो ये मिलेगा आपको R स्मॉल r। अब ध्यान दीजिए अब इसके बाद यहाँ पर जो है जब इसका संकरण इसके साथ होगा तो अब आपको यहाँ पर मिलेगा स्मॉल r और कैपिटल R, ये मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और इसके अलावा जब इसका संकरण इसके साथ होगा तो यहाँ पर मिलेगा आपको R R। तो यहाँ पर जो द्वितीय पीढ़ी में जब स्वपरागण होता है तो यहाँ पर जो ये जीनोटाइप जो है आपके ये अलग अलग रेशियो यानी कि 1:2:1 के जो है यहाँ पर जीनोटाइप या फिर फिनोटाइप में जो है हमेशा अलग हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये लाल, इसके अलावा गुलाबी, फिर आपके सफ़ेद, इस तरह से यहाँ पर जो है ये 3 रेशियो यानी कि फिनोटाइप अनुपात में जो है यहाँ पर बढ़ जाते हैं, लाल गुलाबी सफ़ेद। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो 1:2:1 के जीनोटाइप यानी कि ये आपका जो है शुद्ध लाल,
इसके अलावा यहाँ पर गुलाबी और शुद्ध सफ़ेद, तो ये आपके क्या होंगे 1:2 रेशियो के जीनोटाइप अनुपात में जो है यहाँ पर ये अलग अलग यहाँ पर जो है हो जाते हैं। तो कुल मिला के इतना याद रखना है आपको कि यहाँ पर जो दोनों युग्मजी होते हैं आपके, ये दोनों अपना लक्षण जो है वो प्रदर्शित नहीं करते हैं, तो इसे बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता। ये आप लोग याद रखेगा। और इसी प्रकार से आप यहाँ पर जो है लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर बनाया है, इसी को आप क्लियर ढंग से बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए वही बताया गया कि इसकी खोज जो है वो कार्ल कोरेंश के द्वारा यहाँ पर की गई थी। कब की गई थी? 1903 में की गई थी। तो यहाँ पर बताया गया कि किसी विषम युग्मजी या फिर संकर में जब कोई प्रभावी कारक अपना पूर्ण प्रभाव जो है प्रदर्शित नहीं कर पाता है, जब ये अपना पूर्ण प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता है, यानी कि यहाँ पर दोनों लक्षण जो है वो प्रदर्शित नहीं होते हैं, तो इसे बोला जाता है अपूर्ण प्रभाविता। इसे क्या बोलते हैं? अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो आप बता सकते हैं, जैसे कि गुलबाश के यहाँ पर शुद्ध लाल यानी कि पुष्प यहाँ पर RR और शुद्ध सफ़ेद यानी कि स्मॉल r के बीच जब संकरण कराया जाता है, तो जो पहली पीढ़ी होती है इसकी सभी संतानें संकर प्राप्त होती हैं, यानी कि जो कि गुलाबी रंग की होती हैं। और ये कैसे? यहाँ पर ये जो है आपके F1 पीढ़ी के सदस्य होती हैं, और इनके मध्य परस्पर स्वपरागण कराने पर, जब इनके मध्य स्वपरागण कराया जाता है, तो जो F2 पीढ़ी में ये 1:2:1 के जो है जीनोटाइप या फिनोटाइप में जो है अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो इसको समझा सकते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि मानव में लिंग निर्धारण से क्या तात्पर्य है, इसकी क्रियाविधि का रेखा चित्र द्वारा वर्णन कीजिए। अब देखिए यहाँ पर बात हुई है मानव में लिंग निर्धारण की, तो मैं आपको बता दूं कि मानव में जो लिंग निर्धारण होता है ये यहाँ पर जो है किसके कारण होता है? ये गुणसूत्रों के कारण होता है। यहाँ पर जो है मानव में जो लिंग निर्धारण होता है वो किसके कारण होता है? गुणसूत्र के कारण होता है। और मानव में जो है दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया। एक होते हैं आपके दैहिक गुणसूत्र, दैहिक या फिर कायिक बोलते हैं, और दूसरे होते हैं आपके लिंग गुणसूत्र। क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र। तो अगर मैं यहाँ पर लिंग गुणसूत्र की बात करूं तो लिंग गुणसूत्र जो होते हैं ये एक जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं? एक जोड़ी, मतलब इनकी संख्या जो होती है वो 2 होती है। एक जोड़ी का मतलब संख्या कितनी होगी? 2। तो अगर यहाँ पर लिंग निर्धारण की बात की जाए तो ये यहाँ पर जो है पुरुष और महिला दोनों में अलग अलग होते हैं। पुरुषों में जो है यहाँ पर जो है जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं आपके X और Y, और महिला में जो होते हैं वो दोनों समान, यानी कि दोनों यहाँ पर X गुणसूत्र जो है होते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसका रेखा चित्र देखिए तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर जो है इसका रेखा चित्र दिया गया, जैसे कि अभी मैंने बताया कि मादा में जो गुणसूत्र होते हैं वो दोनों समान यानी कि दोनों X होते हैं, और नर में जो गुणसूत्र होते हैं एक X होता है और दूसरा Y होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें दो युग्मक यानी कि X और X जो अंडाणु होते हैं, और इसमें नर में जो होते हैं दो X और Y होते हैं। तो जब इनके मध्य यहाँ पर क्या होता है? संकरण कराया जाता है। जैसे कि सबसे पहले देखिए यहाँ पर इसका X और इसका X जब संकरण करेगा तो क्या बनेगा? X और X बनेगा। जब इसका X और इसका Y संकरण करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? आपका X और Y यानी कि बनेगा। फिर आपका जब X और X में संकरण होगा तो फिर आपका X और X, और इसके अलावा X और Y में जब संकरण होगा तो XY। तो कुल मिला के जब दोनों समान होंगे तो इसका मतलब पुत्री है। ठीक है, अभी मैंने बताया कि स्त्री में जो है यानी कि जो मादा में है दोनों गुणसूत्र समान होते हैं, और नर में एक X और Y। इसके अलावा यहाँ पर XY है तो इसका मतलब ये पुत्र है। दोनों X हैं तो फिर पुत्री है, X और Y है तो यहाँ पर पुत्र है। ठीक है, ये याद रखेगा। लेकिन इसका जो सबसे मुख्य पॉइंट है वो आप लोग याद रखेंगे कि कुल मिला के यहाँ पर जो लिंग निर्धारण होता है इसके लिए जो है जो नर का Y यहाँ पर दिया गया है गुणसूत्र, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। यानी कि Y गुणसूत्र के कारण ही जो है लिंग की पहचान होती है, यानी कि लिंग का निर्धारण जो है इस Y गुणसूत्र के कारण ही होता है। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखेंगे। तो वही ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको बताया गया है कि मानव में जो लिंग निर्धारण होता है ये किस प्रकार से होता है। सबसे पहले तो मानव में दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। कौन कौन से? एक आपका होता है दैहिक या कायिक गुणसूत्र, और दूसरा होता है लिंग गुणसूत्र। दैहिक या कायिक गुणसूत्र की बात करें तो ये जो है कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं, और संख्या में कितने होते हैं? ये होते हैं आपके 22 जोड़ी। और अगर मैं लिंग गुणसूत्र की बात करूं तो ये लिंग का निर्धारण करते हैं, और ये जो है यहाँ पर संख्या में कितने होते हैं? एक जोड़ी होते हैं। ये याद रखिएगा। अब लिंग निर्धारण की जो XY विधि जो अभी मैंने आपको बताई कि स्त्री में दोनों गुणसूत्र आपके X होते हैं
और पुरुष में एक लिंग गुणसूत्र X होता है और दूसरा क्या होता है आपका Y होता है। अतः यहाँ पर स्त्री में अंड जनन के फलस्वरूप यहाँ पर बने अंडाणुओं में एक अगुणित सेट यानी कि दैहिक गुणसूत्रों का और एक जो है एक्स लिंग गुणसूत्र का होता है, यानी कि यहाँ पर 22 और एक आपका लिंग गुणसूत्र। 22 तो आपके दैहिक है और यहाँ पर एक जोड़ी जो होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है। अतः यहाँ पर सारे अंडाणु जो होते हैं वो एक समान होते हैं, इसलिए स्त्री को जो है समयुग्म की लिंग कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, स्त्री को जो है समयुग्म की लिंग कहा जाता है। इसके अलावा इसके विपरीत अब हम लोग बात करेंगे पुरुष की। तो पुरुष में जो है शुक्राणु जनन के फलस्वरूप बने आधे शुक्राणुओं में से एक अगुणित सेट आपका दैहिक गुणसूत्रों को और दूसरा जो होता है एक्स गुणसूत्रों एवं आधे शुक्राणुओं में से एक सेट आपका जो होता है वो दैहिक गुणसूत्रों का वाई गुणसूत्र में होता है। ये लोग याद रखिएगा, यहाँ पर जो है एक सेट जो होता है वो दैहिक गुणसूत्रों का और दूसरा वाई गुणसूत्र का होता है। इनमें से दो प्रकार के शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जिसमें से लगभग 50% शुक्राणु जो होते हैं वो 22+X और 50% जो होते हैं वो 22+Y गुणसूत्र वाले होते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए जोड़ी यहाँ पर कितने हैं, टोटल 23 जोड़ी ही हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया इसमें से 50% लगभग ऐसे होते हैं जिसमें 22 जोड़ी तो आपके दैहिक होंगे, इसके अलावा एक एक्स गुणसूत्र वाला, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर 23 जोड़ी में 22 आपके दैहिक और इसके अलावा एक आपका वाई गुणसूत्र होता है। 50-50% गुणसूत्रों वाले होते हैं, तो ये याद रखिएगा। इसलिए पुरुष को विषम युग्म की लिंग यहाँ पर कहते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। और निषेचन के समय यदि 22+Y यानी कि 22 दैहिक और एक Y लिंग वाला यहाँ पर वाले शुक्राणु का समेकन अंडाणु के साथ होता है, तब यहाँ पर नर संतान यानी कि पुत्र पैदा होता है, ठीक है। और यदि अंडाणु का समेकन जो है 22+X यानी कि यहाँ पर X लिंग गुणसूत्र होता है और 22 दैहिक होते हैं, तो शुक्राणु के साथ यहाँ पर जब होता है तब यहाँ पर मादा यानी कि पुत्री पैदा होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है लिंग निर्धारण होता है। इसके लिए आपको मैंने जो ये रेखा चित्र बनाया है ये आपको याद रखना है बस। इसको अगर आपने सही से बना दिया तो आप वहां पर रटना नहीं पड़ेगा, कुछ भी आप आसानी से इसके बारे में यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाइए अगला यहाँ पर है कि सह प्रभाविता क्या है, उपयुक्त उदाहरण सहित इसकी व्याख्या कीजिए। देखिए यहाँ पर बात हुई है किसकी, सह प्रभाविता की। तो याद रखिएगा जब भी किसी कारक या फिर जीन के जो युग्म विकल्पी होते हैं इनमें से कोई भी कारक जब प्रभावी या अप्रभावी ना होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो आपके रुधिर होते हैं, यानी कि आपको पता है कि जो रुधिर वर्ग होते हैं वो 3 तरह के आपके A, B, O, ये तो आप सभी को पता है। इसके अलावा आप सभी लोग जानते हैं AB रुधिर वर्ग के बारे में। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो ये रुधिराणु होते हैं यानी कि जो इन रुधिर वर्गों का निर्धारण किया जाता है, इसके लिए जो है 3 प्रकार के आपके युग्म विकल्पी यूज होते हैं। एक आपका IA, IB और इसके अलावा I। तो ये 3 तरह के युग्म विकल्पी जो है यहाँ पर रुधिर वर्गों को नियंत्रण करने के लिए जो है यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप बात करें हम लोग AB की, तो यहाँ पर क्या होता है, इस AB में जो है आपका IA और इसके अलावा IB ये दोनों साथ साथ उपस्थित होते हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं सह प्रभावी। ये होते हैं आपके सह प्रभावी। यहाँ पर IA और IB के कारण जो रुधिर वर्ग हो जाता है वो क्या हो जाता है आपका AB बन जाता है। तो इन्हें बोलते हैं यहाँ पर सह प्रभावी। अगर आपका IA और I होता तो इससे क्या बनता आपका A, लेकिन यहाँ पर ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, AB रुधिर वर्ग बना देते हैं, तो इसे बोलते हैं सह प्रभाविता। तो कुल मिला के मैंने यहाँ पर क्या समझाया आपको कि जब भी किसी एक कारक या फिर जीन के जो युग्म विकल्पी होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने बात किया इस कारक के जो युग्म विकल्पी हैं IA और IB, ठीक है, इनमें से यहाँ पर जो है कोई भी एक अपना प्रभाव नहीं दिखा रहा है, बल्कि ये मिश्रित रूप से जो है यहाँ पर प्रभाव डालते हैं, यानी कि IA और IB ये दोनों यहाँ पर जो है मिलकर यानी कि मिश्रित रूप से प्रभाव डाल रहे हैं, तो इसे बोलते हैं, यानी कि इस घटना को बोला जाता है सह प्रभाविता। ये लोग याद रखिएगा। तो वही यहाँ पर आपको बताया गया है सह प्रभाविता के बारे में कि जब किसी कारक या फिर जीन के युग्म विकल्पी में कोई भी कारक प्रभावी या फिर अप्रभावी ना होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालता है। किस प्रकार से मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं,
तो इसे सहप्रभाविता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहप्रभाविता बोला जाता है। और इसके फलस्वरूप यहाँ पर जो पहली पीढ़ी होती है, जो F1 पीढ़ी होती है, इसमें दोनों जनकों की मध्यवर्ती होती है। तो ये लोग याद रखिएगा यहाँ पर। और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि मनुष्य में आपके 3 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं, एक आपका A, B और O, जिनका कि निर्धारण जो होता है वो विभिन्न प्रकार की लाल रुधिराणु कोशिकाएं करती हैं। और इन रुधिर वर्गों का नियंत्रण जो होता है वो आई जीन यहाँ पर जो होता है वो करता है, जिसके कि 3 युग्म विकल्पी होते हैं, एक IA, IB, इसके अलावा एक आपका I होता है जो मैंने बताया था। ये दोनों जो है आपके साथ साथ उपस्थित होने पर सहप्रभावी होते हैं। जब आपका IA और IB जब दोनों साथ साथ उपस्थित होते हैं तो क्या कहलाते हैं? सहप्रभावी कहलाते हैं। और यही जो है आपका AB रुधिर वर्ग यहाँ पर बनाते हैं। तो ये घटना जो होती है आपकी सहप्रभाविता कहलाती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके बारे में जो है बता सकते हैं। अब इसके बाद देखिए अगला चैप्टर आपका है वंशागति का आणविक आधार। अब यहाँ पर जो आप इसके जितने भी लघु उत्तरीय क्वेश्चन हैं वो अब आप यहाँ पर जो है इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया है कि जीन तथा प्रोटीन में क्या संबंध होता है, यानी कि जो जीन और प्रोटीन है इसमें क्या संबंध यानी कि क्या रिलेशन होता है। तो अगर मैं बात करूं इन दोनों के संबंध की, तो इन दोनों के संबंध के लिए 2 अलग अलग परिकल्पनाएं दी गई, यानी कि 2 अलग अलग यहाँ पर जो है इसके लिए मत प्रस्तुत किए गए थे। अगर मैं यहाँ पर पहली परिकल्पना की बात करूं तो यहाँ पर जो जीन है ये आपका एक प्रकार का एंजाइम है। एक मत क्या है कि एक जीन जो है आपका ये एक एंजाइम होता है। और दूसरा मत यहाँ पर ये है कि जो जीन है आपका ये एक पॉलीपेप्टाइड है। यहाँ पर जो है एक जीन जो होता है ये एक पॉलीपेप्टाइड है। तो यहाँ पर जो है इस जीन के संबंध को लेकर 2 मत दिए गए हैं। एक तो दिया गया है यहाँ पर कि जो जीन है आपका वो एक एंजाइम, इस बात पर मत है। और दूसरा यहाँ पर है कि एक जीन जो है आपका एक पॉलीपेप्टाइड है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एक जीन जो आपका एक एंजाइम है, इस पर जो है सबसे पहले यहाँ पर जो ये मत प्रस्तुत किया था ये बीडल और इसके अलावा टैटम, आप बता सकते हैं बीडल एवं टैटम ने जो है 1941 में जो है यहाँ पर इस पर मत प्रस्तुत किया था। उन्होंने बताया था कि जो है न्यूरोस्पोरा नामक एक कवक होता है जिसमें प्रयोग द्वारा ये प्रदर्शित किया गया था कि जीन जो है ये एक विशेष प्रकार का एंजाइमी प्रोटीन का संश्लेषण करता है। जो जीन होता है ये एक विशेष प्रकार के एंजाइमी प्रोटीन का जो है संश्लेषण करता है, जो कि यहाँ पर एक विशेष क्रिया के द्वारा क्या होता है? उत्पन्न होता है या फिर उत्प्रेरित करता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर जीन जो है एक पॉलीपेप्टाइड, बाद में जो है बीडल ने ही यानी कि बीडल एवं टैटम ने ही ये पाया कि जो एंजाइम है इसमें एक से अधिक जो है वो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। और यहाँ पर जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है इसके संश्लेषण के लिए हमेशा एक जीन होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जीन और प्रोटीन के पारस्परिक संबंध को 2 अलग अलग मतों के द्वारा जो है प्रदर्शित किया गया। तो वही ध्यान दीजिए पर बताया गया है कि जीन तथा प्रोटीन के पारस्परिक संबंध के विषय में निम्नलिखित परिकल्पनाएं दी गई, जिसमें से एक परिकल्पना क्या है कि एक जीन जो है ये एक एंजाइम, इस बात पर मत है जिसमें बताया गया कि बीडल एवं टैटम ने जो है 1941 में न्यूरोस्पोरा नामक कवक में प्रयोग द्वारा प्रदर्शित किया कि प्रत्येक जीन जो है ये एक विशेष एंजाइमी प्रोटीन का संश्लेषण करता है जो एक विशेष क्रिया को यहाँ पर उत्प्रेरित करता है। या फिर आप बता सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ, यदि एक जैव रासायनिक प्रक्रिया जो है कई चरणों में पूरी होती है तो प्रत्येक चरण जो है वो एक एंजाइम के द्वारा नियंत्रित होता है। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप बता सकते हैं जैसे कि यहाँ पर फिनाइल एलेनिन नामक अमीनो अम्ल के उपापचय में त्रुटि के कारण जो है क्रिटिनिज्म, इसके अलावा एल्बिनिज्म और इसके अलावा सल्कैप्टोन्यूरिया द्वारा रोग यहाँ पर जो है हो जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा दूसरा मत जो है यहाँ पर एक जीन जो है आपका ये एक पॉलीपेप्टाइड है, इस पर मत दिया गया। तो बाद में बीडल एवं टैटम ने ही जो है यहाँ पर पाया कि एंजाइम के एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। एंजाइम जो होता है इसमें एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं और पॉलीपेप्टाइड के श्रृंखला यहाँ पर संश्लेषण के लिए जो है हमेशा एक जीन होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है इसके बारे में बता सकते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सेंट्रल डोग्मा पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर जो है सेंट्रल डोग्मा पर आपको टिप्पणी लिखनी है। या फिर यही क्वेश्चन आ सकता है कि आणविक जीव विज्ञान की मूल सिद्धांत से
आप क्या समझते हैं? तो अगर मैं यहाँ पर आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत की बात करूं या फिर सेंट्रल डोग्मा की बात करूं तो ये प्रस्तुत किया था फ्रांसीसी वैज्ञानिक क्रिक ने। किसने दिया था? यहाँ पर ये सिद्धांत जो है फ्रांसीसी वैज्ञानिक क्रिक ने जो है यहाँ पर ये प्रस्तुत किया था। और इनके अनुसार यानी कि इन्होंने ये बताया था कि जो डीएनए होता है, इस डीएनए से जो आनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह होता है वो mRNA तक जो है केंद्र से बाहर कोशिका द्रव्य की तरफ होता है। इन्होंने क्या बताया? क्रिक ने बताया कि डीएनए से आनुवांशिक सूचनाओं का जो प्रवाह होता है वो mRNA तक केंद्रक से बाहर कोशिका द्रव्य की तरफ होता है। और इसके बाद जो है फिर यहाँ पर mRNA में जो है वो न्यूक्लियोटाइड के क्रम का अमीनो अम्ल के क्रम के रूप में जो है वो अनुवाद होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो इसके बारे में बता सकते हैं। और यहाँ पर इसे जो है सूचनाओं का एक केंद्रीय सिद्धांत बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सूचनाओं का केंद्रीय सिद्धांत या फिर सेंट्रल डोग्मा जो है यहाँ पर इसको बोला जाता है। इसके दो पद हैं, एक आपका होता है अनुलेखन, एक होता है अनुलेखन और दूसरा होता है अनुवादन। तो ये लोग याद रखिएगा। बाकी अनुलेखन क्या है इसके बारे में अभी आपको एक नया क्वेश्चन मिलेगा, वहां पर मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगा कि अनुलेखन है क्या पूरा। ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं सेंट्रल डोग्मा की। तो वही बताया गया है कि फ्रांसीसी क्रिक ने जो है अणुजैविकी का केंद्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार यहाँ पर डीएनए से आनुवांशिक सूचनाओं का जो प्रवाह होता है वो mRNA तक केंद्रक से बाहर कोशिका द्रव्य की तरफ होता है। और तत्पश्चात यहाँ पर mRNA में न्यूक्लियोटाइड के क्रम का जो है वो अमीनो अम्ल के क्रम के रूप में अनुवाद होता है। और इसे यहाँ पर सूचनाओं का केंद्रीय सिद्धांत या फिर सेंट्रल डोग्मा बोला जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको बता सकते हैं। और यहाँ पर इसके कितने पद होते हैं? इसके दो पद हैं, एक आपका अनुलेखन और दूसरा यहाँ पर होता है अनुवादन। तो वही यहाँ पर बताया गया कि टेमिन एवं बाल्टीमोर ने सन 1970 में विपरीत अनुलेखन का पता लगाया। कौन से अनुलेखन का? विपरीत अनुलेखन का पता लगाया। और इन्होंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की खोज की। कौन से एंजाइम की खोज की? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की खोज की। और ये एंजाइम जो था आरएनए द्वारा डीएनए के संश्लेषण को उत्प्रेरित करता है। और विपरीत अनुलेखन की जो क्रिया है इसकी उपस्थिति के कारण ही जो है इस संपूर्ण प्रक्रिया को विपरीत केंद्रीय सिद्धांत अथवा सेंट्रल डोग्मा रिवर्स भी कहते हैं। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा, अगर आपसे सेंट्रल डोग्मा रिवर्स पूछा जाए तो आप यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हैं कि ये क्या होता है। इस तरीके से आप यहाँ पर इसको समझा सकते हैं। अब इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन आपका टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए, यानी कि इसमें क्या अंतर है इसके बारे में आपको बताना है। तो अगर मैं बात करूं डीएनए की, तो डीएनए जो होता है आपका ये मुख्य रूप से कहां पर पाया जाता है? ये आपका पाया जाता है केंद्रक में। और जो आपका आरएनए होता है ये आपका पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। और आरएनए कहाँ पाया जाता है? ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। और जो डीएनए है इसमें आपकी डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। कौन सी शर्करा होती है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा यहाँ पर होती है। ये आप लोग याद रखिएगा, इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। और इसमें क्या होती है? इसमें आपकी राइबोज शर्करा होती है। यहाँ पर जो है राइबोज शर्करा होती है। इसके अलावा अगर मैं डीएनए की बात करूं तो डीएनए में जो है क्षारक कौन सा पाया जाता है? आपका थायमीन। यहाँ पर जो है आपका थायमीन क्षारक पाया जाता है, लेकिन इसमें यूरेसिल जो है वो उपस्थित नहीं होता है, यानी कि अनुपस्थित बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं आरएनए की बात करूं तो यहाँ पर आपका यूरेसिल पाया जाता है, लेकिन थायमीन जो है ये आपका यहाँ पर पाया नहीं जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस यानी कि अंतर बता सकते हैं। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 23 में भी आया है, 22 में भी आया है, 21 में आपके पेपर नहीं हुए थे, 20 में आया, 19 में आया। लगातार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है। और इसके अलावा 16, 14, 13, 12 तो ये कई बार पूछा गया। तो इसको आप अच्छे से एक पॉइंट यहाँ पर समझ लीजिएगा। तो वही ध्यान दीजिए, बताया गया यहाँ पर डीएनए के बारे में कि यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। और जो आरएनए होता है ये आपका मुख्य रूप से कहां पाया जाता है? ये आपका कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। और जो डीएनए होता है इसमें आपके डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। कौन शर्करा होती है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा। और जो आरएनए होता है इसमें आपकी राइबोज शर्करा होती है। और डीएनए में जो है अणु दो लंबे
कुंडलित तथा एक दूसरे के पूरक सूत्रों का बना होता है। जो यहाँ पर ये डीएनए होता है ये अणु दो लंबे और इसके अलावा कुंडलित तथा एक दूसरे के पूरक सूत्रों का बना होता है जो डीएनए अणु होता है, और इसमें अणु जो होता है वो केवल एक ही सूत्र से होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपका थायमीन क्षारक पाया जाता है, जो कि मैंने आपको बताया यूरेसिल यहाँ पर पाया नहीं जाता है। इसमें आपका थायमीन क्षारक नहीं पाया जाता है, लेकिन यूरेसिल जो है आपका वो पाया जाता है। डीएनए में आप लोग याद रखिएगा कि समस्त जीवधारियों में डीएनए जो है वो आधारभूत रूप से एक समान व एक प्रकार का होता है। समस्त जीवधारियों में डीएनए जो होता है वो एक समान और एक प्रकार का होता है, लेकिन अधिकांश जीवधारियों, अगर आरएनए की बात करें तो अधिकांश जीवधारियों की कोशिकाओं में 3 प्रकार के आरएनए, यानी कि जैसे कि आपका एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है आरएनए आपके 3 प्रकार के जो है कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसमें डिफरेंस यानी कि अंतर जो है आप बता सकते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए मानव जीनोम प्रोजेक्ट ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। ये जो प्रोजेक्ट है आपका ये बहुत ही बड़े स्तर पर होता है, तो इसको जो है महापरियोजना भी कहलाते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा कि मानव जीनोम प्रोजेक्ट को महापरियोजना भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक जो है बहुत ही वृहद स्तर के कारण होती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो वही बताया गया कि मानव जीनोम परियोजना जो है आपकी ये एक अत्यंत व्यापक स्तर की परियोजना है। ये जो परियोजना है मानव जीनोम प्रोजेक्ट ये एक बहुत ही व्यापक मतलब बहुत ही बड़े स्तर की योजना है। अब इसमें होता क्या, तो वही आपको बताया गया कि जिसके अंतर्गत मनुष्य के जीनोम में उपस्थित समस्त जीनों की पहचान की जाती है। इसके द्वारा क्या किया जाता है, इसके द्वारा जो है यहाँ पर जो मनुष्य के जीनोम होते हैं इसमें उपस्थित जितने भी जीन होते हैं उन सभी की जीन की पहचान यहाँ पर जो है इस मानव जीनोम प्रोजेक्ट में की जाती है। और मानव जीनोम में यहाँ पर 3 × 10 की घात 9, ध्यान दीजिएगा 3 × 10 की पावर कितना दिया गया 9 क्षार युग्म है, तथा प्रति क्षार पहचानने के लिए $3 का खर्च आता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए प्रति क्षार मतलब यहाँ पर इतने क्षार उपस्थित हैं और ये भी क्षार युग्म उपस्थित हैं, और एक क्षार पहचानने के लिए $3 का खर्च यहाँ पर आता है। इस प्रकार संपूर्ण योजना पर लगभग $9 मिलियन का खर्च यहाँ पर आएगा। इस संपूर्ण योजना पर लगभग कितना खर्च आएगा, $9 मिलियन का। और यहाँ पर ज्ञात अनुक्रमों का संग्रह करने के लिए 1000 पृष्ठों की लगभग यहाँ पर 3300 पुस्तकों की आवश्यकता होगी। ध्यान दीजिए 1000 पृष्ठों की लगभग 3300 पुस्तकों की आवश्यकता होगी इन सभी को संग्रह करने के लिए। और यहाँ पर यदि प्रत्येक पृष्ठ पर 10,000 शब्द लिखे जाएं, अगर मान लीजिए एक पृष्ठ पर 10,000 शब्द लिखे जाएं तो भी यहाँ पर 1000 पृष्ठों की लगभग 3300 पुस्तकों की आवश्यकता होगी इस अनुक्रम को संग्रह करने के लिए, यानी कि यहाँ का जो डाटा आएगा उसको संग्रह करने के लिए। इस योजना को पूरा होने में 13 वर्ष का समय अनुमानित किया गया है। ये जो प्रोजेक्ट है इसको कंप्लीट होने में लगभग 13 वर्ष का समय लगता है। और यहाँ पर जो है अनेक देशों के हजारों वैज्ञानिक एक साथ इस पर कार्य करते हैं। तो फिर यहाँ पर इसकी जो प्रथम प्रक्रिया है पूर्ण होने में 10 वर्ष का समय लगता है। अगर मान लीजिए कई सारे देशों के हजारों वैज्ञानिक यहाँ पर इस पर एक साथ कार्य करते हैं तो भी इसकी प्रथम प्रक्रिया पूर्ण होने में 10 वर्ष का समय लगता है। और इतने स्तर के आंकड़ों का संग्रह, समापन व विश्लेषण के लिए उच्च कोटि के सांख्यिकी साधनों की आवश्यकता होगी, क्योंकि यहाँ पर गणना बहुत ज्यादा करनी है तो इसलिए यहाँ पर उच्च कोटि के सांख्यिकी संसाधनों की आवश्यकता होगी। अतः अपने इस वृहद स्तर के कारण जो है ये जो योजना होती है महापरियोजना कहलाती है। ये योजना क्या कहलाती है, महापरियोजना कहलाती है। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। तो अब यहाँ पर आगे के जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करवाऊंगा। धन्यवाद।